क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादियों ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे क्रांतिकारी आंदोलन अथवा क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में उग्रवादियों द्वारा अपनाई गई निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं दमन की नीतियाँ, उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति से निराशा आदि जिम्मेदार थी। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने दो भिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना तथा अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों की भी मदद ली जाए, और दूसरी विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रहना चाहते थे। बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास रखने वाले क्रांतिकारियों को समझौते की राजनीति में विश्वास नहीं था। उनका उद्देश्य था जान दो या जान लो। क्रांतिकारियों ने आयरिश आतंकवादियों एवं रूसी अतिवादियों के संघर्ष के तरीकों को अपनाकर अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों को मारने की योजना बनाई। इस समय देश में मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब में इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय थी। तो हम लोग पहले महाराष्ट्र को देख लेते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। यहाँ वसुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी कृषक जत्था के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी व मराठा को जाता है। तिलक ने शिवाजी एवं गणपति महोत्सव का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई तथा तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दे दिया गया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत समाज को विशेष स्थान प्राप्त है। इसी संस्था के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। यह घटना नासिक षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। समाचार पत्र अधिनियम 1908 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक को जून 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। तो ये महाराष्ट्र में चलने वाला क्रांतिकारी आंदोलन था। अब हम लोग बंगाल में देखें तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन से मानी जाती है, परंतु इस घटना से पूर्व ही कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं बंगाल में स्थापित हो चुकी थी। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बासु द्वारा तथा कलकत्ता में समिति का गठन प्रमथ मित्रा ने किया था। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ठीक है, निरालंब स्वामी और बारेंद्र कुमार घोष इसके प्रमुख सदस्य थे। इसके साथ ही युगांतर नामक एक क्रांतिकारी संस्था के माध्यम से बारेंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इसी समय बंगाल से कई क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन हुआ, जिनमें ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, अरविंदो घोष के द्वारा संपादित वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर आदि प्रमुख थी।
ठीक है। बंगाल के क्रांतिकारियों में हेमचंद्र कानूनगो को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिन्होंने 1908 में रूस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके कलकत्ता स्थित मानिकतला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। ठीक है। बंगाल के क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर हत्या का असफल प्रयास किया। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे। पुलिस ने छापामारी करके कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। बारिंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जबकि अरविंदो घोष को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। कालांतर में अरविंदो घोष ने इन क्रांतिकारी घटनाओं से स्वयं को अलग कर लिया और सन्यासी होकर पांडिचेरी के एक आश्रम की स्थापना की। इसी प्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय भी रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने ही पहली बार संबोधित किया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन कहा जाता है, तो इन्होंने बंगाल के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु 1908 ईस्वी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 1910 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लिया। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन था। अब दिल्ली में हम लोग देखें, क्रांतिकारी आंदोलन की लहर दिल्ली तक थी। तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस समय उसके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें वह घायल हो गया। इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीर चंद को फांसी दी गई। षड्यंत्र का भेद खुल जाने के पश्चात इसके प्रमुख सूत्रधार रहे रास बिहारी बोस जापान भाग गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 ईस्वी में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं हम लोग पंजाब में। तो पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत भारत माता सोसाइटी के संस्थापक जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा की गई। पंजाब के क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद प्रमुख थे। कालांतर में लाला हरदयाल अमेरिका चले गए और वहां गदर पार्टी का नेतृत्व किया। इसी समय सरकार ने अकाल के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई कर में वृद्धि करने का फैसला लिया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। 1907 में कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। 1915 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें तय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाए। परंतु सरकार को इस योजना की जानकारी मिल गई और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस षड्यंत्र के नेताओं यथा पृथ्वी सिंह, भाई परमानंद, करतार सिंह आदि को फांसी अथवा कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस घटना को इतिहास में प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मद्रास की तरफ बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल के मुकाबले मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियां कम रही। मद्रास प्रांत में नीलकंठ ब्रह्मचारी एवं वंचीनाथन अय्यर द्वारा गुप्त रूप से भारत माता एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्रांतिकारी वंचीनाथन अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिलाधिकारी आसे की हत्या जून 1911 में कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी उसे। तो
तो भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने न केवल अपने देश में बल्कि भारत से बाहर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी, पेरिस आदि देशों में भी भारत की स्वतंत्रता के विषय में वैध प्रचार करने तथा विदेशियों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक संगठनों की स्थापना की। भारत से बाहर सबसे प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्राप्त है, जिन्होंने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इनका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की गई। भारत के कई निर्वासित क्रांतिकारी जैसे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल धिंगरा आदि इस संस्था के प्रमुख सदस्य थे। जुलाई 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारत सचिव के सलाहकार कर्नल करजन वाइली को लंदन में गोली मार दी। धिंगरा को फांसी दे दी गई तथा बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस एवं अन्य अभियोगों में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया। पारसी समुदाय की मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अमेरिका तथा यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा ने स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में अगस्त 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया एवं इसी सम्मेलन में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा यानी कि हरा पीला लाल ध्वज फहराया। वो पेरिस में रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। 1907 में प्रवासी भारतीय तारक नाथ दास द्वारा कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया तथा 1908 में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया। नवंबर 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना द्वारा की गई। इसी संस्था के द्वारा अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी भाषा में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1857 ईस्वी के महाविद्रोह की स्मृति में किया गया। गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। गदर आंदोलन को अब देखें तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया गया। लाला हरदयाल व पंडित काशीराम गदर आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे, जबकि सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की और यहीं से अपनी गतिविधियों को संचालित किया। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, रामचंद्र आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गदर आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाई तथा भारत के क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु यह योजना असफल हो गई। लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ना पड़ा तथा 1914 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व रामचंद्र द्वारा किया गया, परंतु अमेरिका के ब्रिटेन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने से अमेरिकी सरकार ने इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, जिससे इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इस प्रकरण की पृष्ठभूमि यह थी कि कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। लेकिन 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में प्रवेश करने का आदेश दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इसी निर्णय से प्रोत्साहित होकर भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज को किराए पर लिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से लगभग 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया। किराए पर लिए गए इस जापानी जहाज का ही नाम कामागाटा मारू था। यह जहाज मई 1914 में वैंकूवर पहुंचा, किंतु इस बीच कनाडा सरकार ने भारतीयों के प्रवेश को पुनः प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण जहाज से आए यात्रियों को तट पर उतरने नहीं दिया गया। कनाडा में इन यात्रियों के पक्ष में हुसैन रहीम,
सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी यानी कि तटीय कमेटी का गठन किया गया। अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, परंतु कनाडा सरकार अपनी नीतियों पर सख्त थी, जिसके कारण इस जहाज़ को कनाडा की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज़ जैसे तैसे कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर पहुंचा। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तट पर जहाज़ के पहुंचने के उपरांत यात्रियों एवं पुलिस के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को कारावास में डाल दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के पतन के कारण। तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का पतन 1915 ईस्वी के बाद होने लगा। यद्यपि क्रांतिकारियों ने राष्ट्रभक्ति व बलिदान का एक तीव्र ज्वार उत्पन्न किया था, किंतु यह उत्साह जल्द ही थमने को बाध्य हो गया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, तो क्रांतिकारियों का सामाजिक आधार अत्यंत सीमित था। वह जनता को अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं से प्रभावित नहीं कर सके, अतः सामूहिक शक्ति के अभाव में इनका दमन ब्रिटिश सरकार ने आसानी से कर दिया। क्रांतिकारियों ने संघर्ष के लिए हिंसा को हथियार बनाया था, परंतु जहां एक ओर उनके पास संसाधनों की कमी थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के पास अत्यधिक संसाधन थे, जिसकी बदौलत आसानी से क्रांतिकारियों का दमन संभव था। क्रांतिकारियों में एक केंद्रीय संगठन का अभाव था। ठीक है, सभी क्रांतिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय थे और उनका आपस में कोई समन्वय नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी भारत के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, जैसे कि अमेरिका में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को तब समाप्त करना पड़ा जब अमेरिका मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अंततः क्रांतिकारी आंदोलन के पतन का प्रमुख कारण कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को समर्थन न देना रहा। दूसरी ओर 1920 ईस्वी में गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हो गया, जिसके कारण लोगों का झुकाव उनकी अहिंसात्मक नीतियों के प्रति हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन के इस चरण को, प्रथम चरण को हम लोगों ने पढ़ा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि संबंधित होगा राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।